हाय गाइस, मेरा नाम है किशन कनौजिया और आप देखना शुरू कर चुके हैं यूनिट नंबर 1 आवर एनवायरनमेंट। एनवायरमेंटल स्टडीज़ का यूनिट नंबर 1 है ये। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, जैसे कि आप लोगों को पता है कि अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट फॉर सपोर्टिंग लाइफ, राइट, जिसको हम लोग एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं। अब अर्थ की वास्टनेस के अलावा हमें ये भी पता है कि अर्थ जो है उसमें सब जगह लाइफ एग्जिस्ट कहाँ पर करती है? सिर्फ और सिर्फ बायोस्फीयर में। ठीक है, इफ़ द अर्थ इज़ होल 100%, हम लोगों ने ये भी सुना है कि सुना क्या है, वट वी हैव सीन कि 70% इज़ मेड ऑफ वाटर। जो सरफेस है उस सरफेस पे 70% एरिया में वाटर है, बाकी 30% एरिया में जो ज़मीन है, लैंड है। अब इस 30% एरिया में भी हम कुछ कन्फाइंड एरियाज़ में ही रहते हैं, ठीक, विच इज़ अराउंड 5 to 15%, ठीक है ना। नाउ सो देर इज़ द अनदर क्वेश्चन, सर इतनी बड़ी अर्थ है, क्या हमने अभी तक पूरी अर्थ को भी एक्सप्लोर नहीं किया है? सो आंसर इज़ ऑब्वियस, येस, वी हैवंट एक्सप्लोर्ड द होल अर्थ येट। ठीक, बहुत सारी चीज़ें अभी भी रोज़ाना हमें पता लगती रहती है। ठीक, नाउ अब यहाँ पर एक बढ़िया बात यह है जानने वाली, जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स नेम इट अर्थ। सन इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी। सन इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी। ओके, नाउ सो अभी जो अर्थ और सन का इंट्रैक्शन है, इसी से लाइफ फॉर्म हुई है हमारे अर्थ पे, और ये भी बड़े कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्शंस के साथ हुआ है, और इसमें भी बिलियंस ऑफ ईयर्स का टाइम लगा है, तब जाके आज की जो कॉम्प्लेक्स लाइफ हम लोग देख रहे हैं वो कुछ इस तरीके से है जैसे हम देख पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर पूरी इकोलॉजी समझने के अलावा भी हमारे पास ये ज़रूरी है कि हम ये जान पाएँ कि हम कहाँ हैं, कौन हैं, व्हाट इज़ द पर्पस एंड व्हाट्स द रोल वी हैव टू प्ले in the whole ecology. Okay, now what is ecology? The study of nature. Okay, चलिए, so इस पूरे यूनिट के अंदर हम लोग बात करेंगे environment के बारे में, right? So environment is what? Everything that surrounds us. जो हमें घेरता है ऐसा कुछ भी environment है। ठीक है, हमारे आसपास की सराउंडिंग क्या है? environment है हमारा, right? Now, so in broad term, environment includes everything external to an organism that affects it. जो हमें अफेक्ट करता है ऐसी सारी चीज़ें environment के अंदर आती है। ठीक है, कई बार हम लोग कहते हैं कि हमारा स्कूल का environment ऐसा है, क्लास का environment ऐसा है, ठीक है, हमारा सोशल environment ऐसा है, ठीक है, सोशल मीडिया environment अच्छा नहीं चल रहा है, कम्युनल environment अच्छा नहीं चल रहा है। So whatever thing that externally surrounds us is called environment. Okay? Clear? Now आगे बढ़ते हैं। So यहाँ पर होता क्या है कि जब भी हम किसी environment की बात करते हैं, for example, if there is an individual, let's name him Alex, तो ये जो Alex है, इसको कौन कौन सी चीज़ें सराउंड कर रही हैं? बहुत सारी चीज़ें एक्सटर्नली। अब एक्सटर्नल एलिमेंट दो तरीके के हो सकते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग। लिविंग में हो सकता है कि आजकल कोई फंगस है जो ग्रो हो रहा है, कोई वायरस है जो ग्रो हो रहा है। मैं इसका इम्पैक्ट आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा है नॉन लिविंग में, आप हीट की बात कर लेता हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, एलेक्स के लिए अगर मैं गर्मी का तापमान 45% कर दूं तो क्या 45 डिग्री सेल्सियस कर दूं तो क्या ये टॉलरेबल रहेगा एलेक्स के लिए? नॉर्मल टाइम में सस्टेनेबल है फॉर अ लॉन्ग टर्म? अच्छा चलो 45 डिग्रीज लाइक फिर भी एक एक्सटेंट तक टॉलरेबल है, बड़े ही एक्सट्रीम एक्सटेंट तक टॉलरेबल है। व्हाट इफ आई मेक इट 55 डिग्री सेल्सियस?
क्या ये टॉलरेबल है? सुन के ही बड़ा डर लग रहा है, पेन हमें फील हो गया कि 55 डिग्री सेल्सियस पर कैसा महसूस हो रहा होगा एलेक्स को। जबकि अच्छा ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, इट इज आउटसाइड आवर कंट्रोल। वैसे भी हमारे पास दोनों में किसी का कंट्रोल नहीं रहता, ना तो लिविंग का ना ही नॉन लिविंग का। फिर भी आप देखिए हीट, टेम्परेचर या एयर, वाटर, ठीक है, टाइड्स, जो वाटर टाइड्स आती हैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। मॉइस्चर एयर में कैसा है, हमारे आसपास किस तरीके का क्लाइमेट, लाइक जो सैंड है उसकी सॉइल की क्वालिटी कैसी है, न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से प्रेजेंट हैं, एयर के अंदर गैशियस परसेंटेज कौन कौन सी है। इससे भी एलेक्स की लाइफ पे इम्पैक्ट आएगा कि नहीं। मान लेते हैं एलेक्स को चलो हम हाइकिंग के लिए छोड़ देते हैं, एलेक्स को कल हाइकिंग के लिए जाना है और एलेक्स 1500 मीटर्स पे चढ़ेगा। 1500 मीटर ऊंचाई पर गया है ये फ्रॉम द सी लेवल, फ्रॉम सी लेवल। आपको क्या लगता है कि सब कुछ नॉर्मल रहेगा? यस, एलेक्स हाइकिंग पे गया है, पहाड़ की चढ़ाई करने 1500 मीटर अबव फ्रॉम द सी लेवल। आपको क्या लगता है कि यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी कि नहीं होगी? है ना, ऑक्सीजन को डिसॉल्व होने में प्रॉब्लम होगी एलेक्स को, है ना। हाइपोथर्मिया और गैसेस एक्सचेंज की वजह से इनकी तबीयत भी खराब हो सकती है। इसमें कोई भी बायोलॉजिकल, देखो कोई भी लिविंग, कोई किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का इम्पैक्ट पड़ रहा है क्या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की वजह से? नहीं, दिस इज जस्ट अ कोर नॉन लिविंग कंपोनेंट दैट इज अफेक्टिंग आर इंडिविजुअल, नेम इज एलेक्स। एलेक्स को अफेक्ट कर रहा है, यस और नो, ठीक है। अब मैंने वायरस की बात करी, फॉर एग्जाम्पल वायरस इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग क्रिएचर। अब वायरस बहुत सारे होते हैं भाई, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं। मान लेते हैं ये इविल वायरस है ना, इसका नाम कोई भी ABC वायरस है और ये आईज में रैशेस क्रिएट कर देता है, हाँ कंजक्टिवाइटिस क्रिएट कर देता है। यस, आई रैशेस 3-4 दिन तक चलने वाले हैं और इनको अपने सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के लिए कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना है अपने कंप्यूटर पे, और डॉक्टर ने मना किया है कि ये अब अपना कंप्यूटर नहीं देख सकते। तो आपको नहीं लगता इनकी लाइफ पर इम्पैक्ट पड़ेगा? यस, एक तो बायोलॉजिकली पड़ रहा है कि ये बीमार हो जाएंगे, उसके बाद फाइनेंशियली भी पड़ रहा है कि ये पैसा नहीं कमा पा रहे, है ना। तो यहाँ पर किसी भी इंडिविजुअल को कोई भी चीज़ जो सराउंड करती है वो उसका इन्वायरमेंट है, ठीक। और हमें अलग अलग जियोग्राफिकल लोकेशन में, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग इन्वायरमेंट मिलता है। समझ रहे हैं आप लोग? अच्छा चलो इकोलॉजी से हटकर एक और बात करते हैं, सोशियोलॉजी की, ठीक। मान लेते हैं एक पेरेंट हैं, उनकी इनकम 2 लाख रुपये पर मंथ है, ठीक। दूसरे पेरेंट हैं जिनकी इनकम 20,000 रुपये पर मंथ है। तो यहां पर दोनों के पास अपना अपना वार्ड है, यानी कि बच्चा है ना। यहां पर इस बच्चे को जिसका नाम एलेक्स है और यहां पर नाम रख देते हैं रमेश, दोनों को क्या सेम स्टडिंग एनवायरनमेंट मिलेगा? यस, पढ़ने के लिए जो एनवायरनमेंट चाहिए वो एलेक्स को जो मिलेगा क्या वैसा रमेश को मिलेगा? यस, नहीं। हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? क्या ये नेचुरल एनवायरनमेंट है या एक सोशल एनवायरनमेंट है? ये एक सोशल एनवायरनमेंट है, राइट? ठीक है। आज चलो ठीक है, अब आप इसको थोड़ा पॉलिटिकल भी बना लेते हैं। मान लेते हैं ये किसी ए पार्टी को सपोर्ट करते हैं, इलेक्शन पार्टी को, ये किसी बी पार्टी को सपोर्ट करते हैं। यहाँ पर इन दोनों का पॉलिटिकल एनवायरनमेंट भी बदल गया, क्योंकि इन लोगों का उठना बैठना अलग लोगों से होगा, इनका उठना बैठना अलग लोगों से होगा। क्या आप एनवायरनमेंट समझ पा रहे हो? एनीथिंग दैट इज सराउंडिंग अस इज व्हाट इज एनवायरनमेंट। हमें जो भी चीज़ें सराउंड कर रही हैं और हमारी ज़िंदगी पर उनका इम्पैक्ट पड़ने वाला है वो क्या है?
इन्वायरमेंट है। समझ में आ गया सभी लोग? बहुत बढ़िया, अरे ये तो मज़ा आ गया। आइए आगे बात करते हैं। तो इस पूरे यूनिट में हम लोग बात करेंगे कि एज अ लिविंग बीइंग हम बाकी लिविंग बीइंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट में जो कि हमारे इकोसिस्टम में हैं, जो कि हमारे नेचर वाले सिस्टम में है, इको मतलब नेचर, सिस्टम मतलब तंत्र, हमारे नेचुरल सिस्टम में हैं, उनके साथ हम किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं। ठीक, हमारा इसको पढ़ने का मतलब क्या है कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर पाएं। व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है बिना किसी दूसरी चीज को नुकसान पहुंचाए खुद का डेवलपमेंट। वैसे ये साइंटिफिकली तो ये पॉसिबल लगता नहीं है, बट हमें ऐसा ही करना है कि कम से कम डिस्ट्रक्शन क्रिएट करें और ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट हम लोग उससे अचीव कर पाएं। ये हो सकता है विद द हेल्प ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ठीक, अच्छा ठीक है, मैं आप लोगों से एक जीके का सवाल पूछने वाला हूं, मुझे जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। ऐसी कौन सी जगह है भारत में जहां पर लोग पेड़ के तने से पुल बना देते हैं? पेड़ों को इस तरीके से उगाते हैं कि उनको आपस में गुथ कर हम लोग कोई ब्रिज बना सकें और किसी घाटी या किसी गड्ढे को पार किया जा सके उससे। म्यांमार कहां पे? ओके, let me share you some picture. Here you are guys. आज थोड़े पिक्चर्स हम लोग देखने वाले हैं, बढ़िया बढ़िया। देखो, इसे खासी कम्युनिटी बनाती है। कौन सी बनाती है? खासी कम्युनिटी, खासी ट्राइब यू कैन से। और ये कुछ नदी को पार करने के लिए इस तरीके से बनाते हैं। इसमें क्या हमने किसी दूसरी चीज़ का यूज़ किया है? किसी कंस्ट्रक्टिव एलिमेंट का या किसी दूसरे किसी एलिमेंट का जो नॉन नेचुरल है? नहीं। यस, मेघालय, कोहिमा, नागालैंड, यस, दीज आर द प्लेसेस वेयर you will see this type of natural gem, right? Getting it? So ये क्या है? It is a symbiotic relationship. हम बिना नेचर को बिगाड़े हुए अपने डेवलपमेंट के लिए काम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे? देखकर अच्छा लगा, मन को शांति मिली, मज़ा आ गया सर। ऐसा ज़िंदगी में हर चीज़ के साथ हो जाए तो इससे बढ़िया मज़ा तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। तो जब भी हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप की बात करते हैं तो एक ऐसा रिलेशनशिप जिसमें दोनों को फ़ायदा हो, जो दो लोग आपस में मिलकर अपने दोनों की एग्जिस्टेंस को क्रिएट करते हैं, उसको सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। ठीक, अच्छा, क्या आप लोगों ने किसी बफेलो के ऊपर क्रो को उड़ते हुए देखा है, बैठे हुए? वो बफेलो उसको उड़ा भी नहीं रही होती है। क्यों? क्योंकि वो क्रो उनके ऊपर बैठे हुए लीचेस और छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को खा लेता है। ये किसका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है? उस क्रो और बफेलो का। अच्छा, आप लोगों ने लेग्यूम नाम से कोई चीज सुनी होगी, लेट मी शो यू। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। Let me show you. एक और बढ़िया सी सुंदर सी फोटो देखिए आप, मज़ा आ जाएगा आपको। यहाँ पर ना ये छोटे छोटे गोले देख रहे हैं आप, इस प्लांट की रूट में, इनको रूट नोड्यूल्स, लेग्यूम बोलते हैं, एक्चुअली लेग्यूम बैक्टीरिया बोलते हैं इनको। ठीक है, ये प्लांट के लिए नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। जो यहाँ पर नाइट्रोजन अवेलेबल है ना इन्वायरमेंट में, वो नाइट्रोजन ये फिक्स करते हैं और डाइजेस्टिबल फॉर्म में प्लांट को प्रोवाइड करा देते हैं, और बदले में प्लांट इन्हें अपनी रूट में जगह देता है कि आप हमारे पास रह सकते हो, मेरी रूट में अपना घर बना लो, यहीं रहो, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या ये बैक्टीरिया और उस प्लांट का एक सुंदर रिलेशनशिप है? यस,
है ना, इज इट? ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। बहुत ही सुंदर पवित्र रिलेशन है गाइस, मजा आ जाता है ऐसे रिलेशंस देख के। नाउ आगे बात करते हैं, सुनिएगा। तो पिछली कई सदियों से ह्यूमन ने क्या किया है, हमें ये लगता था कि हमारे पास जो नेचुरल रिसोर्सेज है ना वो अनलिमिटेड है। कितने हैं? अनलिमिटेड, क्योंकि हमारे पास कोई स्कोप नहीं था मेजर करने के लिए। विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, विद द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, वी आर नाउ कैन सी कि कितना डिस्ट्रक्शन हमने क्रिएट किया है इन पास्ट डिकेड्स, इन पास्ट फ्यू डिकेड्स ओनली। जितना मिलियंस और बिलियंस ऑफ ईयर्स में नहीं हुआ उतना हमने कुछ ही सालों में कर दिया। ठीक, यस, फॉर सेंचुरीज हमें यही लगता था कि हमारे पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं। ठीक है, बट ऐसा है क्या? नहीं, हमारे पास बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और उन्हें हमें बहुत ही कंजर्वेटिवली यूज़ करना चाहिए। तो ये पूरा यूनिट हमें इस बारे में बताएगा कि हमारे इन्वायरमेंट के बहुत सारे कौन कौन से कंपोनेंट हैं और हम उनका किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, और बहुत तगड़ा चेंज हमारे पास इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद किस तरीके से आया, एक एक करके बात करेंगे। ठीक, अच्छा, आपको एक पॉजिटिव न्यूज़ भी सुनाऊंगा मैं। पॉजिटिव न्यूज़, क्या आप लोगों ने ओजोन होल के बारे में सुना है? यस, गाइज, चलिए आपको दिखाते हैं कि कितनी मज़ेदार तरीके से हम इंसानों ने ही दुनिया में पहली बार एक ऐसा कंसोर्टियम बना जिसने एक साथ मिलकर पूरी ओजोन लेयर को डिप्लीट होने से बचाया। 1996 में कुछ ऐसा था ये होल। 1997 में हमें 1998 के आसपास हमें पता लगा। ठीक है, यस, इट वाज क्रिएटेड बिकॉज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। दैट इज द अनदर theory how the fluorine and chlorine react with the O3, तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। आप देखिए कि किस तरीके से 2012 के अंदर हम लोगों ने इसे फिल कर लिया ऑलमोस्ट, और 2022 का नया रिपोर्ट आया है, नाउ इट इज कंप्लीटली ऑलमोस्ट फिल्ड। ठीक, तो अगर हम कुछ खराब कर रहे हैं तो एक साथ मिलकर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर ध्यान दें तो हम ऐसी पॉजिटिव न्यूज़ भी क्रिएट कर सकते हैं। इट्स नॉट इम्पॉसिबल, राइट, है ना? चलिए नाउ आगे बढ़ते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरनमेंट। हर एक ऑर्गेनिज्म अपने आसपास बहुत सारी चीज़ों से इंटरेक्ट करता है और सराउंड होता है। जिन भी सारी चीज़ों से वो इंटरेक्ट करता है या सराउंड होता है उसका कुछ इम्पैक्ट उस पर होता है, और वो व्यक्ति भी या वो ऑर्गेनिज्म भी बाकी सभी चीज़ों पर इम्पैक्ट छोड़ता है। मतलब ये एक टू एंड फ्रो अप्रोच है। यानी कि अगर आप मेरी क्लास में हैं तो हमारी पूरी क्लास की इन्वायरमेंट का फ़र्क आपके ऊपर पड़ेगा और आपके बिहेवियर का फ़र्क पूरी क्लास पर पड़ेगा। यस और नो? Everyone, is it? So it's the same with the natural environment as well. ठीक है? Now आप इसको बड़े पिक्चर में देखने की कोशिश कीजिए कि आप पूरे अर्थ में हैं और पूरी अर्थ में आप कौन कौन सी चीज़ें कर रहे हैं और बाकी सभी चीज़ों से आप पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है और आपके एक्शन से पूरी अर्थ पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। ठीक, यहाँ पर हम बहुत सारे दूसरे इन्वायरमेंट के बारे में बात नहीं करेंगे, जैसे कि पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, स्कूल इन्वायरमेंट, कॉलेज इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट, ठीक है, सोशियो फाइनेंशियल इन्वायरमेंट। हम यहाँ सिर्फ बात करेंगे नेचुरल इन्वायरमेंट के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? नेचुरल इन्वायरमेंट के बारे में। जब हम नेचुरल इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो हमारे मन में ये सीधा एक पिक्चर बन रही है कि नेचर आ रहा है, पेड़, झरना, पहाड़, नदी, ठीक, बादल, बारिश, ये सारी चीज़ें आ रही होंगी, जंगल बहुत सारी बारिश के साथ, हरी हरी पत्तियाँ, और हो सकता है कुछ जानवरों की आवाज़ भी। लेकिन आपने कभी नहीं सोचा होगा कि जंगल के बीच में एक बड़ा सा लोहे का ब्रिज बना हुआ है, एक चिमनी बनी हुई जिससे धुआं निकल रहा है,
ये आपके मन में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि हम बात नेचुरल इन्वायरमेंट की कर रहे हैं। तो जब भी हम ये बोलते हैं तो हमारे मन में आता है कोई लैंडस्केप, जैसे सॉइल, वाटर, डेजर्ट, माउंटेन, ये सारी चीज़ें। अच्छा, मैंने आपसे क्या कहा इन द वेरी बिगिनिंग, आई कोटेड कि इन्वायरमेंट इज मेड ऑफ टू कंपोनेंट, वन इज लिविंग एंड द अनदर वन इज नॉन लिविंग, राइट? So living is called biotic component. Living is called biotic and non-living is called abiotic. Okay? ठीक है? Now, so यहाँ पर कुछ biotic component जैसे कि बहुत सारे living creatures, non-biotic component या फिर abiotic component के अंदर हमारे पास soil, air quality, moisture, temperature. Okay? Right now, so the environment is defined as the sum total of living and non-living component influences and events surrounding an organism. हमें सराउंड करने वाले सारे इवेंट या हमें इन्फ्लुएंस करने वाले लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट ही हमारा इन्वायरमेंट है। थोड़ा सा और इसके बारे में पता करेंगे तो इन्वायरमेंट को अगर आप ब्रेक डाउन करेंगे तो आपको दो वर्ड मिलेंगे। पहला एनवायरन, दूसरा मेंट। इन्वायरन मतलब एनसर्कल या फिर सराउंड करने वाला, और मीन्स मेंट मीन्स ऑक्शनिंग, हमें घेरने वाला कुल मिलाकर। ठीक, हमारे लिए बहुत सारे तरीके के इन्वायरमेंट हो सकते हैं, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा कि होम इन्वायरमेंट, बिजनेस इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल, सोशल, फाइनेंशियल, बट हमें यहाँ पर किसके बारे में डिस्कस करना है? सिर्फ और सिर्फ नेचुरल इन्वायरमेंट के बारे में। ठीक है, जैसे एयर, वाटर, लैंड, प्लांट, एनिमल एंड अदर ऑर्गेनिज्म दैट एग्जिस्ट ऑन अर्थ। ओके, सो एनी इंडिविजुअल इन नेचर इंटरेक्ट विद इट्स एनवायरनमेंट और उसको इन्फ्लुएंस करता है, या फिर इन टर्न वो उससे भी इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है ना, सो द एनवायरनमेंट इज द सम टोटल ऑफ एयर, वाटर, लैंड इंटर रिलेशनशिप अमंग themselves and also with the human beings, plant, animals and other organisms. ठीक, यहाँ पर दोनों फैक्टर आपको इम्पैक्ट करेंगे, बायोटिक और एबायोटिक। अच्छा, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बिना नहीं रह सकता, क्योंकि सबका इम्पैक्ट हमारी लाइफ पे और हमारा इम्पैक्ट बाकी सबकी लाइफ पर है। सो नो ऑर्गेनिज्म कैन लिव अलोन विदाउट इंटरेक्टिंग विद अदर ऑर्गेनिजम्स. So each organism has other organisms as a part of its environment. थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया ना, ध्यान से समझो। मैंने क्या कहा कि कोई, जैसे मान लेते हैं आप अकेले हैं, पूरी ह्यूमन प्रजाति, पूरा जो ह्यूमन जो ब्रीड है, अगर इसका एक्सटेंशन ख़त्म कर दिया जाए, कल से एग्जिस्ट ही ना करे, फिर क्या आप अकेले सर्वाइव कर लेंगे? सभी जानवरों को भी हटा दिया जाए, yes, the life will be very difficult, yes. डिफ़िकल्ट का कुछ ही दिनों बाद अगर ये सब टेक्नोलॉजी एडवांस चीज़ें हटा दी जाए तो लाइफ पॉसिबल ही नहीं लगेगी आपको। ठीक ना, तो हम सारे अपने सराउंडिंग को इम्पैक्ट करते हैं और सराउंडिंग हमें इम्पैक्ट करती है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं प्लांट्स की बात करूँ तो प्लांट्स ऑल्सो डिपेंड ऑन लिविंग क्रीचर्स फॉर द पॉलिनेशन। अगर पॉलिनेशन नहीं होगा तो नए फ्रूट नहीं बनेंगे, फ्रूट नहीं बनेगा, सीड नहीं बनेगा, सीड नहीं बनेगा, नया प्लांट नहीं आएगा। सिंपल है। और फ्रूट नहीं आएगा तो ये लिविंग क्रीचर खाएंगे क्या? क्योंकि फ्रूट नहीं आएगा, सीड नहीं होगा, सीड नहीं होगा, प्लांट नहीं होगा, प्लांट नहीं होगा, लीव्स नहीं होंगी, और लीव्स नहीं होंगी, बहुत सारे क्रीचर लीव्स को खा के जिंदा रहते हैं, बहुत सारे उसके स्टेम को, बहुत सारे उसके फ्रूट को। तो हम लोग एक दूसरे के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो इट इज अ नेट ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, यस और नो, इज इट? चलिए, इस बात को समझने के लिए क्रैब फिश, जो कि एक ऑयली फिश होती है, बात करेंगे किसी पॉन्ड में रहते हुए उसका एनवायरनमेंट किस तरीके से रहता है। यहाँ पे दोनों चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। देखो, आपको ये क्या, आपको ये तालाब दिख रहा है, ये सुंदर तालाब। चलिए, इस तालाब में आप देख रहे होंगे कि मान लेते हैं ये रही हमारी क्रैब फिश, बहुत सारे दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे फ्लोटिंग
आपको फ्लोटिंग प्लांट्स मिल रहे हैं, सबमर्ज प्लांट मिल रहे हैं जो आधे पानी में हैं और आधे ऊपर हैं, ठीक, और कुछ ऐसे प्लांट मिल रहे हैं जो पूरी तरह डूबे हुए हैं, राइट, है ना। चलिए, और कुछ इनके एजेस पर ग्रो होने वाले प्लांट्स हैं जो सिर्फ एजेस पर ही ग्रो होते हैं ज़्यादा पानी की नीड की वजह से, ठीक है। ये तो हो गया, मैंने बात करी प्लांट की। व्हाट अबाउट एनिमल्स, हाउ डू दे हेल्प? सी, दूसरे सभी एलिमेंट्स का, यहाँ पर जितने भी एलिमेंट हैं सबका कोई ना कोई रोल है इस पूरे के पूरे इन्वायरमेंट में। जैसे अगर मैं बात करूँ क्रेफिश की, तो ये क्रेफिश फूड हो सकती है किसी मिनोव के लिए, ये फाइटोप्लैंक्टन फूड होते हैं किसी क्रेफिश के लिए, ठीक है, राइट, है ना। ये जो फ्रेश वाटर काम्स है ये इन लीव्स के ऊपर फीड करते हैं, और ये जो बाकी फिशेस जैसे क्रेफिश है वो इन छोटे छोटे, जैसे मैं बात करूँ लीचिस तो नहीं, राउंड वॉर्म्स, फ्लैट वॉर्म्स, इन पे फीड करते हैं, ठीक, बीटल्स डक के ऊपर, और ये आपस में एक तरीके का फूड नेटवर्क वेब है, ठीक, या एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सो बायोटिक एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एज प्लैंक्टन्स एज वेल एज एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड डिकम्पोजर्स। प्लांट भी इसके अंदर बहुत सारे हैं, 3 तरीके के, फ्लोटिंग, सबमर्ज्ड और पार्शली सबमर्ज्ड। इस पूरे पॉइंट के एजेस पे बहुत सारे ट्रीज भी ग्रो कर रहे हैं। एनिमल भी में भी बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, जैसे इंसेक्ट, वर्म, मोलस्क, टैडपोल, फ्रॉग, बर्ड्स एंड वेरियस काइंड ऑफ फिशेस। डिकम्पोजर्स के अंदर सेप्रोट्रॉफ्स लाइक बैक्टीरिया एंड फंजाई, यहाँ पे आपको सेप्रोट्रॉफ्स दिख रहे हैं, इस प्लांट के ऊपर लग गए हैं, ठीक है, तो वैसे तो नहीं दिख रहे, लेकिन ये सेप्रोट्रॉफ्स बैक्टीरिया या फंजाई होते हैं जो किसी भी डेड डिकेइंग मैटर के ऊपर ग्रो करते हैं। ईजी है। क्या आपको ये पॉन्ड इन्वायरमेंट, क्रैप के लिए पॉन्ड इन्वायरमेंट समझ में आया? यस, एवरीवन, आर यू गाइस गेटिंग इट? What is environment? That is surrounding anything and influencing the life of the organism, whether it is a biotic or non-biotic component. आगे बात करते हैं। अच्छा, एक बात और, अगर यहाँ पर इस पानी का टेम्परेचर बढ़ा दूँ, मान लेते हैं अभी टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल है, पानी के लिए नॉर्मल टेम्परेचर 20 to 25 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है ना, इन जनरल टर्म्स 20 to 25 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर इसका टेम्परेचर बढ़ाकर 35 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए तो इसमें से कुछ ऑर्गेनिजम्स को प्रॉब्लम होने लग जाएगी और कुछ तो तब तक निपट चुके होंगे। यस और नो? निपट चुके होंगे का मतलब है कि वो लिविंग ही नहीं बचेंगे तब तक। तो ऐसा जो लोग यहाँ तक टॉलरेट कर पा रहे हैं, ये उन ऑर्गेनिज्म की टॉलरेंस, रेंज ऑफ टॉलरेंस है। जैसे human beings are made for the room temperature, that is 27 degree Celsius. We are very comfortable at this temperature, right? 23 से लेकर 27 के बीच हम बड़ा कंफर्टेबल फील करते हैं, प्रॉब्लम नहीं होती हमें। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर 30 या उससे अबव हो जाता है, हमें प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। Though it is in the range of the tolerance, but can we tolerate the temperature of 60 degree and above? Yes. Again, sir, ये 60 डिग्री बोल कर टॉर्चर मत करो। कैन वी टॉलरेट अ टेम्परेचर बिलो 10 डिग्री? सर कपड़ा पहन के तो बियर कर लेंगे, हाँ। यस, आजकल आप लोग, यस, नाउ वी कैन टॉलरेट। सी, व्हाट अबाउट -20 डिग्री? कैन वी टॉलरेट -20 डिग्री? आई सेड, हाँ, जहाँ ह्यूमंस नहीं रहते ना। खैर, मैं आप लोगों को देशभक्ति याद दिला दूँ, सियाचिन के जवान 24 डिग्री से भी ज़्यादा नेगेटिव टेम्परेचर पे रहते हैं, वो भी हमेशा मुस्तैदी के साथ, नाम लेने पर तुरंत रिप्लाई, -24 डिग्री सेल्सियस पे। खैर, और आप लोग क्लास में नहीं आ पा रहे रेगुलरली, ठीक है, कोई बात नहीं, वैसे ये टॉर्चर अलग तरीके का है ना। मैं आपको सेंटिमेंटल टॉर्चर नहीं देना चाहता। आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, चलिए। सो अभी तक आपको समझ में आ गया कि इन्वायरमेंट क्या है और बाकी जो दूसरे इन्वायरमेंटल कंपोनेंट है वो किस तरीके से लाइफ को अफेक्ट करते हैं। आइए इनको जान भी लेते हैं कि भाई कंपोनेंट एंड टाइप ऑफ इन्वायरमेंट कौन कौन से हैं। तो कंपोनेंट में आपको दो तरीके के कंपोनेंट दिखेंगे, पहला बायोटिक, पहला एबायोटिक, दूसरा बायोटिक। एबायोटिक कंपोनेंट के अंदर आपको लाइट, अच्छा अगर हम लोगों को लाइट की कमी हो जाए तो कौन सा रोग हो जाएगा, विच डिजीज विल बी कॉज्ड इफ वी विल हैव द डेफिशिएंसी ऑफ लाइट। अगर आप ज़्यादा दिन धूप में ना निकलो तो क्या होगा, धूप से क्या मिलता है हमें, कौन सा विटामिन या मिनरल मिलता है, एनीवन? इट्स इजी, विटामिन डी, है ना, लाइट से। ठीक है, ज़्यादा दिन लाइट के एक्सपोजर ना रहने की वजह से विटामिन डी की कमी हो जाएगी और आपको जल्दी नींद नहीं आएगी, चिड़चिड़े हो जाओगे और आपको कभी पता नहीं लगेगा क्या हुआ है। खैर, ये आप लोगों को गाइड करने के लिए भी था। अगर आप लोग बड़े आइसोलेशन वाले इन्वायरमेंट में रहते हैं जहाँ पर आप अकेले ही काम कर रहे हैं पूरे दिन रात, तो आपको या तो विटामिन डी एक्सटर्नली लेना चाहिए या फिर थोड़ी देर धूप में बैठ जाना चाहिए। इससे आपकी स्लीप साइकिल अच्छी हो जाएगी और बाकी सारी चीज़ें भी। कंसल्ट टू अ डॉक्टर एज वेल। ठीक है, दैट वाज जस्ट फॉर द जनरल पर्पस। आगे बढ़ते हैं। अब मैं एबायोटिक कंपोनेंट की बात कर रहा हूँ तो लाइट, प्रेसिपिटेशन मीन्स रेन, ह्यूमिडिटी एंड वाटर, टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक गैसेज, सीजनल चेंज, टोपोग्राफी। सर व्हाट इज टोपोग्राफी? अरे भैया टाइप ऑफ लैंड, टाइप ऑफ लैंड। मैं मेघालय चले जाऊं तो वहां पर जो जमीन रहेगी क्या वो सेम रहेगी दिल्ली जैसी? मैं यूपी चले जाऊं तो क्या दिल्ली जैसी जमीन मिलेगी? लद्दाख चले जाऊं तो मिलेगा वैसे ही? राजस्थान, यहाँ सबकी टोपोग्राफी अलग अलग है। ठीक है, टोपोग्राफी इज द टाइप ऑफ लैंड। ठीक नाउ, या फिर लैंड सेटिंग आप कह सकते हैं। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है इसको समझाना, बट आप इस तरीके से समझ रहे हैं तो ईजी रहेगा। बायोटिक कंपोनेंट जो हमारे इन्वायरमेंट में है, प्लांट, एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन आर ऑल्सो एनिमल्स। सर आप हो गए सर, हम नहीं हैं सर। पैरासाइट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, व्हाट आर दीज? These are biotic component as they are living. Next is decomposer. Decomposers are, like it's the miracle of the nature. They feed on the dead decaying matter. आगे बढ़ते हैं। अभी तक सब कुछ समझ में आ रहा है? Everyone? Yes? अरे भैया हाँ ना कुछ तो कहो। बहुत बढ़िया। आइए देखते हैं कितने टाइप के इन्वायरमेंट। भैया 3 टाइप के इन्वायरमेंट हमें जनरली देखने के लिए मिलेंगे। पहला नेचुरल इन्वायरमेंट, जो नेचुरली अकर करता है, जिसमें हमने कुछ नहीं किया, हमारा इसमें जीरो लेना देना है। ओशियन, लेक, पॉन्ड, रिवर, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, ये नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन अगर हमने इसमें कुछ छेड़छाड़ कर दी तो इसको हम ऑर्चर्ड बना देंगे, प्लांटेशन साइट बना देंगे, सेनेक्चुरी बना देंगे या कोई पार्क बना देंगे। ये जो दूसरा इन्वायरमेंट है ये ह्यूमन मॉडिफाइड है, मतलब नेचुरल इन्वायरमेंट से हमें कुछ गड़बड़ हो रही थी। ठीक है, यू कैन से चुल हो रही थी, हाँ द वर्ड चुल। ठीक है, कुछ चेंज करने का मन कर रहा था तो हमने उसको ऑर्चर्ड बना दिया, प्लांटेशन साइट बना दी, सेनेक्चुरी बना दी या कोई पार्क बना दिया। ठीक है, गेटिंग इट नाउ? नेक्स्ट इज ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट, है ना। हम लोगों ने बनाए हैं सड़कें, रोड, हम लोगों ने बनाए हैं डैम, हम लोगों ने बनाए हैं फार्मिंग साइट्स। दीज आर ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। ओके, आर यू गाइस गेटिंग इट? सो दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वायरमेंट दैट एग्जिस्ट ऑन अर्थ। बस यही कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा चलो डेजर्ट में एक डेजर्ट का नाम बताओ भाई, किसका सहारा? सबका मालिक एक सहारा डेजर्ट। ओके नाउ किसी एक पार्क या सेनेक्चुरी का नाम बताओ। चलो भाई, प्लांटेशन साइट का, अरे भाई कुछ तो कहो।
काजीरंगा पार्क, बहुत बढ़िया, या काजीरंगा सैंक्चुरी, व्हाट इट इज? सैंक्चुरी। सर ये बचपन में याद किया था, आज काम आ गया। कोई और चैट बताओ। हाँ, टी ऑर्चर्ड इन लेह लद्दाख, यस। बाकी रोड, डैम और फार्मिंग साइट्स तो आप लोगों को भर भर के पता होंगे। आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। सिग्निफिकेंस ऑफ एनवायरनमेंट फॉर लाइफ, क्या मतलब क्या है, इम्पैक्ट पड़ता है हमारी ज़िंदगी पे? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। अच्छा, आप लोग नोटिस करते हैं कि बहुत सारी दूसरी कंट्रीज़ हमसे बहुत सारा जो फूड मटेरियल है वो इंपोर्ट करते हैं और हम यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं। यस, दिस इज जस्ट बिकॉज वी आर ब्लेस्ड विद द नेचर. We all Indians are blessed with the nature and the climatic conditions that occurs in India. We are very very blessed with that. हमारे पास बहुत सारे टाइप की क्रॉप होती है और पूरे साल होती है। अलग अलग एरिया में अलग अलग टेम्परेचर और कंडीशंस बनने की वजह से इंडिया इज़ द हेवन ऑफ द अर्थ. ठीक नाउ, यस, इट इज़ द हेवन ऑफ द अर्थ. सो environment is the only source that provides these life supporting elements. एयर, फूड, वाटर, और इंडिया के अंदर ये सारी चीज़ें हमारे लिए ही हैं. आप किसी दूसरी कंट्री में जाओ, या तो वहाँ पर बहुत सारा बर्फ़ होगा, बहुत सारा पानी होगा, बहुत सारा सूखा होगा. यस और नो, है ना? इफ यू टॉक अबाउट सिंगापुर, व्हाट्स देयर? अच्छा, वहाँ पे भी क्लाइमेटिक कंडीशंस ऐसी हैं, लेकिन सर्दी ज़्यादा होती है, बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है ना? या फिर वो समुद्र के किनारे बहुत सारी चीज़ें, तो वहाँ पे बहुत सारा जो फूड मटेरियल है अवेलेबल नहीं हो पाएगा. ठीक, अगर आप सऊदी अरेबिया की बात करें तो वहाँ पे ज़्यादातर डेजर्ट है. समझ रहे हैं आप लोग? सो द सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वायरमेंट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आगे बढ़ते हैं. ह्यूमन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप, ये 3 तरीके का है जिसको एक्सप्लेन किया गया है अलग अलग लोगों द्वारा. पहला, डिटर्मिनिज्म. इसमें यह बताया गया है कि एल्सवर्थ हंटिंगटन ने बताया, इसको एक्सप्लेन किया फर्दर. फर्स्ट, इट वाज डेवलप्ड बाय द जर्मन जियोग्राफर फ्रेडरिक रेट्जेल. सो ही डेवलप्ड दैट नेचर कंट्रोल्स ह्यूमन और अर्थ मेड ह्यूमन. डिटर्मिनिज्म कहती है कि जो नेचर है उसने हमें बनाया है. ठीक, मतलब जैसा नेचुरल क्लाइमेट रहेगा हम उस तरीके से ढलते चले जाएंगे. ओके, हम ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं हमारे आसपास के सराउंडिंग नेचर से. दूसरा जो अप्रोच आया ह्यूमन रिलेशन का नेचर के साथ, वो है पॉसिबिलिज्म का. इसको फ्रेंच हिस्टोरियन ने लिखा, लुशियन फेवरे. पॉसिबिलिज्म अप्रोच के अंदर कहा जाता है कि इट इज़ द क्रिटिसिज्म, ऑफशूट ऑफ क्रिटिसिज्म ऑफ एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म. जैसे कि जैसे जैसे साइंस बढ़ी उसके साथ ही हम लोग डेवलप हुए हैं. पॉसिबिलिज्म इंडिकेट्स दैट फिजिकल एनवायरनमेंट इज पैसिव एंड ह्यूमन बीइंग इज द एक्टिव एजेंट. हम लोगों ने ही इस अर्थ को हैबिटेबल बनाया है, ऐसा पॉसिबिलिज्म कहता है. ठीक, नाउ नेक्स्ट इज environmentalism और इकोलॉजिकल अप्रोच विच इज़ प्रेवलेंट टिल टुडे. इस अप्रोच में बताया जाता है कि म्यूचुअल इंटरेक्शन विद द ऑर्गेनिज्म एंड द फिजिकल एनवायरनमेंट, इसके साथ हम लोग एक इकोसिस्टम क्रिएट करते हैं. दिस अप्रोच डिस्क्राइब्स ह्यूमन बीइंग एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ नेचर और एनवायरनमेंट. एज वी आर द मोस्ट स्किल्ड एंड इंटेलिजेंट क्रीचर ऑन दिस अर्थ, सो वी play unique role for maintaining the healthy and productive environment or the conditions on earth. Okay? तो यहाँ पर हम लोग इसी तरीके से पॉलिसीज़ और स्ट्रैटेजीज़ को फॉर्मुलेट करते हैं जिससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके, यानी कि नेचर को कम से कम नुकसान पहुँचाया जाए और एक प्रोएक्टिव तरीके से अपना डेवलपमेंट भी किया जाए. इसके तहत ही आप बहुत सारी रिजर्व्ड सैंक्चुरीज देखते हैं, रिजर्व्ड पार्क्स देखते हैं, जहाँ पर नेचर को रिजर्व किया जाता है.
जिससे और भी ज़्यादा डिप्लीशन को रोका जा सके, और इसके थ्रू आपको बहुत सारी दूसरी पॉलिसीज़ और रूल्स रेगुलेशन अलग अलग कंट्रीज़ में देखने को मिलेंगी, ठीक। हावेवर मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहूँगा विद द लॉ ऑफ लाइक इंडियन एक्ट, कि अगर आप किसी भी जानवर की जान ले लेते हैं तो आपको 10 रुपये का फाइन या फिर 3 रुपये की जेल होगी, सॉरी 3 दिन की जेल होगी, या फिर दोनों हो सकता है, ठीक। 10 रुपये का फाइन और 3 दिन की जेल या फिर दोनों, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक। ये एक बहुत बुरी बात है, आगे इसमें चेंजेस आएंगे, एंड आई गेस कि चेंजेस आते रहेंगे। नाउ दैट वाज द फैक्ट। सो इकोलॉजिकल अप्रोच इज द बेस्ट रिफ्लेक्टेड अप्रोच in the concept of sustainable development. Are you all guys getting it? Yes? चलिए, so आज के लिए फिलहाल इतना ही. We'll continue the session and we'll study from the concept of sustainability and sustainable development in the very next class. Till then, take care of yourself. You guys are really awesome.